आगे देखिए, वाक्य के अंग। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? जिसके विषय में बताया जा रहा है, अर्थात कर्ता। यानी कर्ता जो होता है वो वाक्य में उद्देश्य होता है। कोई ना कोई उद्देश्य होता है जिसके कारण ही हम कोई बात कहते हैं, लिखते हैं। तो जो बात कही जाती है वो किसी उद्देश्य के तहत कही जाती है, तो कर्ता जो होता है वो उद्देश्य होता है। जैसे पिताजी ऑफिस जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो पिताजी हैं वो उद्देश्य हैं, और मोहन मेला देखने गया। कौन मेला देखने गया? मोहन। तो मोहन यहाँ पे उद्देश्य है, यानी वाक्य जिसके विषय में बताया जा रहा है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, विधेय क्या होता है? विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जा रहा है। यानी अगर हम पहले ही उसको देखते हैं तो ये कि मोहन पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, तो पिताजी जो है वो उद्देश्य हो जाएंगे और ऑफिस जो है वो ऑफिस जा रहे हैं, ये विधेय हो जाएगा। मोहन उद्देश्य हो जाएगा और मेला देखना विधेय हो जाएगा। तो इस उदाहरण में देखिए, प्रेमा कपड़ों से प्रेम करती है। अब यहाँ पे प्रेमा जो है वो उद्देश्य है, लेकिन कपड़ों से प्रेम ये विधेय है। नितिन जो है वो उद्देश्य है, यानी करता है, और फूलों की माला बनाता है, ये विधेय हो जाएगा। तो इस तरीके से उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं, इनको हम देखेंगे। इसमें देखिए, उद्देश्य और विधेय दिया हुआ है। अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही हैं। विधेय जो है कक्षा में पढ़ा रही है और अध्यापिका उद्देश्य हो गया। अब आगे आता है वाक्य के भेद। वाक्य के मुख्यतः दो आधारों पर भेद किया जाता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। यानी वाक्यों की कैसे रचना की जा रही है और अर्थ के आधार पर, यानी वाक्यों का अर्थ कैसे स्पष्ट होगा। तो अर्थ के आधार पर भी वाक्यों को बांटा गया है और रचना के आधार पर। सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्यों को कितने भागों में बांटा गया है। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 भागों में बांटा गया है। देखिए, सबसे पहले विधानवाचक, फिर निषेधवाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और इच्छावाचक। 8 भेद हैं। ये आपके अर्थ के आधार पर हैं। फिर रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है आपका साधारण वाक्य, फिर संयुक्त वाक्य और फिर मिश्रित वाक्य। यानी वाक्यों के 2 भेद किए गए हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है और रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले देखिए अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 प्रकार वर्णित किए गए। सबसे पहले आपका आता है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक क्या होता है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इन वाक्यों के द्वारा किसी कार्य के सहज एवं सामान्य रूप से पूर्ण होने का पता चलता है। यानी कोई काम किस तरीके से पूर्ण हो रहा है, नॉर्मल तरीके से पूर्ण हो रहा है, इसका पता चलता है। जैसे सूर्य उदित हो गया, गाय चारा खा रही, ये नॉर्मल बात है कि गाय चारा ही खाएगी, नदियाँ बह रही हैं। यानी इन वाक्यों के द्वारा किसी कार्य के सहज एवं सामान्य रूप से पूर्ण होने का पता चलता है। फिर आपका आता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है? इन वाक्यों के द्वारा किसी भी व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों नहीं आए। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। फिर निषेधवाचक वाक्य देखिए, प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर निषेधवाचक सेंटेंस यानी निगेटिव सेंटेंस। इन वाक्यों के द्वारा कोई कार्य ना होने या करने का पता चलता है। जैसे मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ, आज मैं बाजार नहीं जा पाए, ये कहलाते हैं निषेधवाचक वाक्य। नेक्स्ट आपका आता है संकेतवाचक वाक्य। इन वाक्यों के द्वारा संकेत किया जाता है जिससे एक क्रिया की दूसरी क्रिया पर निर्भरता दृष्टिगत होती है। यानी आज दूध वाला नहीं आया, आज बताया जा रहा है कि आज दूध वाला, संकेत दिया जा रहा है। इंडिकेटिव यानी इंडिकेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है कि आज दूध वाला नहीं आया। फिर आपका आता है विस्मयादि बोधक वाक्य।
देखिए इंटरजेक्टिव सेंटेंस होता है। इसमें देखिए विस्मयादि बोधक वाक्य, यानी हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि के भाव प्रकट होते हैं। जैसे वाह क्या बात है, मज़ा आ गया, अरे ये क्या हो गया, तो ये सारे सेंटेंस होते हैं। आगे समझ में। फिर आपका आता है संदेहवाचक वाक्य, यानी जिसमें संदेह स्पष्ट होते हैं। इन वाक्यों के द्वारा किसी भी कार्य के पूर्ण होने या ना होने में संदेह की संभावना प्रकट होती है। जैसे शायद आज बारिश हो, शायद राम कल आएगा, शायद मैं भी कभी राष्ट्रपति बनूं। ये सारी चीज़ें, हो सकता है कि कल मेरे घर भी राहुल गांधी आए। ये सारी चीज़ें संदेह प्रकट किया जा रहा है, इस प्रकार ये संदेहवाचक होता है। अब आगे आता है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक यानी जिसमें आज्ञा दी जाती है। इन वाक्यों के द्वारा आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति आदि का बोध होता है। जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यहाँ पे आज्ञा दे रही है एक अध्यापिका, तो ये आज्ञावाचक वाक्य हो गए। रवि तुम कक्षा से बाहर जाओ, तो ये आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। या कहा जाए शीला तुम गुरुजी को प्रणाम करो, तो ये आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। फिर आपका आता है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य देखिए, इन वाक्यों के द्वारा अपनी इच्छा या आशीर्वाद आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे ईश्वर तुम्हारी सहायता करे, भगवान करे तुम 100 वर्ष तक जियो, ये होता है इच्छावाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर 8 भागों में बांटा गया था, ये हम लोगों ने पढ़ा। इच्छा संदेहवाचक वाक्य और निषेधवाचक वाक्य, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक और आज्ञावाचक, इच्छावाचक। अब देखिए रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद किए गए। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद किए गए। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य क्या होता है? इन वाक्यों के अंतर्गत एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है तथा इनमें केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। यानी एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, यानी कर्ता भी एक होता है और कर्म भी एक होता है। जैसे सुनील ने पपीते खरीदे, सुनील उद्देश्य हो गया और पपीते खरीदे विधेय हो गया। रमेश ने पतंग उड़ाई, यानी साधारण वाक्य वो कहलाते हैं जिसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। संयुक्त वाक्य क्या होता है? देखिए, इन वाक्यों के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक वाक्यों को स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अव्यय जानते हैं ना, जो जोड़ा जाता है एक दूसरे सेंटेंस को एक दूसरे से अव्यय के द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे तुम मेरे मित्र हो इसलिए मैं तुम्हें ये रुपए दे रहा हूँ। शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। अब समुच्चय बोधक शब्द भी होते हैं, और, किंतु, परंतु, ये सारे समुच्चय बोधक शब्द हैं। जैसे देखिए, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और तुम ज़ोर ज़ोर से टेप बजाकर मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, तो ये कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। यानी 2 वाक्यों को जब आपस में जोड़ा जाता है समुच्चय बोधक चिन्हों या शब्दों के द्वारा। फिर आपका आता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य देखिए क्या होते हैं? इन वाक्यों के अंतर्गत एक उपवाक्य प्रधान और अन्य उपवाक्य गौड़ होते हैं। यानी वाक्य काफ़ी लंबा होता है, उनको हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है, जैसे इसमें एक ही वाक्य वो एक उपवाक्य प्रधान होता है और अन्य जो होते हैं वो गौड़ होते हैं। जैसे यानी जो मेन होता है उसी के बारे में सारी बातें कही जाती हैं। जैसे देखिए, तुम मेहनत करोगे तभी परीक्षा में पास होगे, मम्मी कह रही थी कि मेरे लिए फ्रॉक लाएंगी। अब देखिए, जो मैकेनिक बिजली ठीक कर रहा है उसे करंट लग सकता है। अब प्रधान वाक्य जो है वो करंट है और जो मैकेनिक बिजली ठीक कर रहा है ये आश्रित वाक्य है। ठीक, अब आगे देखिए, प्रधान एवं आश्रित उपवाक्यों की पहचान कैसे होती है? प्रधान वाक्य देखिए कैसे पता चलेगा। प्रधान उपवाक्य के अंतर्गत वाक्य की प्रमुख क्रिया वर्णित की जाती है। अब इस वाक्य में जो प्रमुख क्रिया है वो है करंट का लगना। वो तो नॉर्मली बिजली ठीक कर रहा है मैकेनिक, ये तो एक
साधारण सेंटेंस हो रहा है कि मैकेनिक बिजली ठीक कर रहा है, लेकिन उसे करंट लग गया। ये जो है वो मुख्य क्रिया है। तथा आश्रित उपवाक्य प्रायः क्योंकि, यदि, और, कि, तभी आदि शब्दों से ही प्रारंभ होते हैं। जैसे उनका पक्ष मजबूत था क्योंकि वो सच कह रहे थे। वह जीत जाते यदि उनके पास सबूत होता। वो सहम गया क्योंकि वह दोषी था। ठीक, ये आपको समझ में आया आश्रित और उपवाक्यों की पहचान कैसे होती है। अब देखिए, इसको हम संक्षिप्त रूप में समझेंगे कि शब्दों के सुव्यवस्थित और सार्थक पद समूह से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति को ही वाक्य कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। वाक्य मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। वाक्यों के अनिवार्य तत्व हैं सार्थकता, योग्यता, इच्छा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। फिर इनके दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्यों के भेद दो रूपों में किए गए, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद किए गए हैं, जिनको भी मैंने बताया है आपको। विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिबोधक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक। फिर रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, साधारण, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। इस तरीके से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपका पोस्टमेट कोर्स कंप्लीट हुआ है। एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को कल भेजूंगी और इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके।